जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये हमारी जो परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट क्लासेस हैं उसका लेक्चर नंबर 1। इसमें थोड़ा सा मैं इस एंगल पर डिस्कस करना चाहूँगा चीज़ों को कि पास पेपर में FAR 1 का ट्रेंड क्या है, पेपर में कितने सवालात आते हैं, पेपर का पैटर्न कैसा होता है जी, और रीज़न क्या है फेलियर की। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान हैं कि सर इस पेपर का रिज़ल्ट जो है वो तो कैफ के सारे पेपर्स से कम आता है, 21%, 22-23% रिजल्ट आ रहे हैं सर, इसकी वजूहात क्या हैं, वो सारा इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ना ये जो आप लोगों ने कुछ अपने जहनों में चीज़ें सोची होती हैं कि इस दफ़ा इस टॉपिक में से सवाल आना, इस टॉपिक में से नहीं आना, इसमें से नहीं आना। आपस में खड़े 3 लड़के इधर खड़े होकर तबसरा कर रहे होते हैं, 4 लड़के उधर खड़े होंगे। यार मेरा ख्याल ये है मैं इधर PRC कैंपस में बैठा हुआ था तो बाहर से ना आवाज़ें आ रही थी, तो 3-4 बच्चे आपस में ना अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे, जैसे किसी ने आज तक क्रिकेट नहीं ना खेली हो, सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में वही बात कर रहा होता है। मेरे ख्याल से इसको ऐसे खेलना चाहिए था। इसी तरह ना बच्चे कह रहे थे कि यार इस दफ़ा सर ने बड़े सारे सवाल तो करवा दिए हैं, सर उमेर के स्टूडेंट थे वो, तो सर ने इतने ज़्यादा सवाल करवा दिए NPO के, कैश फ्लो के, हालांकि कैश फ्लो तो इस दफ़ा आना ही कोई नहीं है। यार ये किसने आपको कह दिया कि कैश फ्लो इस दफ़ा नहीं आना, इस दफ़ा तो यार NPO आना है। यही तो वजूहात हैं पेपर में फेलियर की कि हम अपनी तरफ से जम्पशंस लेते हैं पेपर में, अपना हमने एक थीम बनाया होता है पेपर में, ठीक है, ताकि इस तरह के सवालात आने हैं, और जब वो पेपर में इस तरह के सवालात हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं आते फिर हम परेशान हो जाते हैं पेपर में, फिर इस तरह हाथ पांव फूल रहे होते हैं। सही है सर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने जहनों से निकाल दें, पेपर में कुछ भी आ सकता है। अब आए ज़रा मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करवाता हूँ पास पेपर्स का। अच्छा ना, 3 ग्रेड्स हैं, ये मेरे भाई 3 ग्रेड्स हैं, ग्रेड A, B और C। इसके अंदर आता है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है जी? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये आपसे रेलिवेंट नहीं है, ये चीज़ें जो हैं ये रेलिवेंट हैं। वेटेज देखिएगा ज़रा, वेटेज देखिएगा जी, पेपर में वेटेज कितनी है इसकी। कहता है 35 से लेके 45 मार्क्स तक मैं पूछ सकता हूं इस ग्रेड से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये ग्रेड है असल में क्या। कहता है जी करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर भी आपसे खैर इतने रेलिवेंट नहीं है, सही है, बस टॉपिक का नाम देखें। उसके बाद भैया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये नाम सुना सुना सा लग रहा है या अजीब अजीब सा लग रहा है? अच्छा जी, कहता है जी IS सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं, एरर्स डिस्कस करते हैं, सही है सर, एस्टीमेट्स को डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज को डिस्कस करते हैं। कहता है सर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और अकाउंटिंग फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी इसमें से कितना पेपर एक्सपेक्टेड है जी? 35 से 45, 35 से 45। अच्छा अब सर इसमें से सवाल कितने आ सकते हैं, एनालिसिस करवाता हूं अभी आपको। जी ग्रेड B देखें जी, सर ग्रेड B में आए और देखें जी, कहता है इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कितना एक्सपेक्टेड है भाई? 20 से 30 मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया है, ये क्या है, और ये मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम। मिनिमम कितना आ सकता है? 20 का, और भैया मैक्सिमम कितना आ सकता है जी? कितना आ सकता है? 30 का। अच्छा जी, अब जी अकाउंटिंग फॉर सॉरी, अब आप आए जी इस टॉपिक में से देखें, इस ग्रिड में से देखें कौन कौन से चैप्टर्स रेलेवेंट हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जी इसका नाम कभी आज तक आपने सुना हो? खुदा का खौफ करो यार, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, ये क्लास ना थोड़े मिक्सचर है, कुछ वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो हम मेरे से पहले पढ़े हुए हैं, कुछ वो हैं जो ज़्यादातर वो हैं जो नहीं पहले पढ़े हुए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह हम चीज़ों को लेके चलें कि आपको ये ना लगे कि मैं रेफरेंस नहीं दूंगा कि हमने इसको ऐसे किया था, वो था तो याद नहीं होता, था ही वो कुछ नहीं याद होता बच्चों को। अच्छा तो ये देखें जी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। भैया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक टॉपिक है जिसमें से 4, 5, 6, 7 नंबर का पेपर हर अटेम्प्ट में आ रहा है, ठीक है सर। तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, तो ये करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, इसके लिए भी हमने कुछ टाइम रखा हुआ है। अर्निंग पर शेयर, EPS का नाम आपने सुना होगा जी। भाई मैं नाम लेके शर्मिंदा तो नहीं हो रहा जी? EPS अर्निंग पर शेयर। और तीसरा है जी इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसका नाम है जी रेशोज। सर इसमें से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 20 से 30 का। अब देखें 3 सवाल भी बन सकते हैं, 2 सवाल भी बन सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से 5 नंबर का क्वेश्चन बनाए,
उसके बाद मैं इसलिए ये सारा एनालिसिस कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ आप मेरे से ना पूछें सर किस में से क्या आएगा। मैंने कहा एक ही दफ़ा आपसे डिस्कस कर लें और फिर आप जो अपना फोकस है ना वो बस रखें कि कुछ किसी भी चैप्टर में से कुछ भी आ सकता है। सर अर्निंग पर शेयर में से 10-12 नंबर का पेपर दे दे और 10-12 नंबर का इसमें से दे दे, पॉसिबिलिटी है। 15-16 नंबर का इसमें से दे दे, 10-12 नंबर का इसमें से दे दे, 3-4 नंबर का इसमें से दे दे। हो सकता है कि 2 सवाल बना दे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है जी भाई, बात समझे हैं भाई। आप चौकीदार नहीं है कि हर आते जाते को देखना है, इधर देखें, इधर फोकस करें। अच्छा आप मेरे भाई ग्रिड सी पे आए जी, ग्रिड सी पे आए सर। ग्रिड सी में क्या है, कहता है अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सर इसमें से कितना एक्सपेक्टेड है, 30 से 40 नंबर का। कितना? अब इसमें है क्या क्या सर, इसमें अगर आप आए तो कहता है जी IS-20 गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट ग्रांट वाला जो चैप्टर है सर। उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट IS-23। उसके बाद मेरे भाई IS-16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट सर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और मेरे भाई इम्पेयरमेंट ऑफ। ये 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से कितने नंबर का पेपर आ सकता है, 30 से 40 का। सर कितने सवालात इसमें से बनेंगे सर 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। ठीक है, बात समझे हैं। तो ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि पेपर आना कहाँ कहाँ से है। अब सर टाइम थोड़ा रह गया, कौन सा चैप्टर छोड़ दूं? तो अभी से अगर आप, अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। आज क्या तारीख है भाई बताएं? 12 है। पेपर किस तारीख को है? 12 को। FAR1 के पेपर को कितना टाइम पड़ा हुआ है? 1 महीना पड़ा हुआ है। ठीक है सर, ठीक है, और पेपर भी हैं नो डाउट, लेकिन आप कंपैरिजन ऐसे करते हैं कि FAR1 के पेपर को 1 महीना पड़ा हुआ है, बहुत टाइम है। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए तो कब से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं? 4 या 5 से स्टार्ट हो रहे हैं। मंडे किस दिन बन रहा है? 4 या 5 को शायद। तो भाई फिर भी आपके पास अभी 24 से 25 दिन है। इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लें, 15-15, 14-14 घंटे पढ़ें, हर बच्चा आसानी से पेपर पास कर सकता है। ठीक है, मेहनत करनी है। क्या करनी है? लास्ट टाइम कुछ बच्चे मिले, उन बच्चों ने ये फीडबैक दिया, उन्होंने कहा सर FAR1 पहले जो पेपर था ना, उन्होंने बी लॉ का दिया। बी लॉ तो मेरा ख्याल है कि दूसरे तीसरे दिन हो जाता है पेपर, शायद दूसरे दिन है ना। तो उन्होंने 2 पेपर, क्रैश बैच के स्टूडेंट्स थे, वो कहते सर उसके दरमियान ना FAR1 की और बी लॉ के तकरीबन 6 से 7 दिन का गैप था। सर हमने कहा मसला ही कोई नहीं, तो इतने दिन पढ़े, या कल पढ़ेंगे, कल करते 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 कि सर आखिरी 1 दिन रह गया तो टेंशन नहीं लग पड़ी कि पढ़ा कुछ भी नहीं है। तो सर अगर इस तरह की आदत अपनाएंगे आखिर में जाके, तो याद रखिएगा 6 महीने की एक तो मेहनत आपकी ज़ाया हुई। आपका सुबह को आना, जो सुबह उठ के आप आते हैं, वो सारा का सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो गई। आपने जो कॉलेज को फीस दी है वो सारी की सारी आपकी ज़ाया हो गई। ठीक है सर, ये देखें भाई, आपने जो कॉलेज को फीस दी है, क्या दोबारा फिर अगली दफ़ा इसी पेपर की फ़ीस देने का इरादा है आपका? जी है या नहीं है? जी कॉलेज के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आप दोबारा फ़ी दें, लेकिन शायद आपके लिए इतनी अच्छी बात नहीं है, आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है। सर ठीक है, बात समझे हैं कि नहीं? तो कोशिश करें इसी अटेम्प्ट में इसको पास कर लें। इतने फालतू पैसे नहीं है कि दोबारा एक ही पेपर की फ़ी देते जाएं। सही है भाई, मेहनत करें, इंशाल्लाह टाइम पड़ा हुआ है, एफर्ट करें। जो काम करवाऊंगा उसको करना है, घर जाकर रिवाइज करना है। जो सवालात करने के लिए दूंगा उनको घर से अटेम्प्ट करके आना है, लड़के आना, हिम्मत करके आनी है जी। ओके है जी? जी बात समझ आई जी? जी जो शहरी तुम लोग तो पढ़ते रहे हो, उसी तरह करोगे जैसे पहले करते थे। जो सवाल देता था वो कोई नहीं करके आना। अभी भी शर्मिंदा ही करना है? नहीं, अब शर्मिंदा ना करना। अब मैं नहीं शर्मिंदा हूँ, अब तुम होगे जी। अच्छा नहीं, माशाल्लाह वज़ार तो हमारा पोजीशन होल्डर बच्चा है। अच्छा मेरे भाई, फर्स्ट सेकंड आता रहे। अच्छा मेरे भाइयों आगे आए ज़रा। अब मैं थोड़ा सा आपको ना पास पेपर एनालिसिस करवाता हूँ जी सर। ये है जी ग्रेड ए। ग्रेड ए के बारे में भी गुफ्तगू की थी ना सर। ये अटेम्प्ट लिखी हुई है, ये मार्क्स लिखे हुए हैं जी। ग्रेड ए में से कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड था? 35 से 45, 45 का। कितने मार्क्स का पेपर आया? 35 का। ठीक है सर। और मेरे भाई इसमें से अगर MCQs ऐड कर लिए जाएं तो कर कुर के तकरीबन कोई 38-39 का बनेगा। ये MCQs के बगैर मैंने ऊपर लिखा हुआ है, MCQs नीचे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं जी किस किस टॉपिक में से आया। करेक्शन ऑफ एरर्स में से कितना आ गया पेपर? IAS-1, ये क्या है जी? IAS-1 चेंज इन इक्विटी। अच्छा जी 6 मार्क्स का इसमें से आ गया। IAS-7 में से कितने का आया? 18 का। IAS-8 में से कितने का आया? 3 का। NPO में से नहीं आया सर। इस दफा ना IAS-7 यानी कैश फ्लो में से नहीं आना, इसमें से आना है।
आप कोई खाला या चाचू या पुप्पो के बेटे नहीं है एग्जामिनर के कि आपको बता देगा। अगर कोई है तो उसे पता चले, मुझे भी बताए, मैं भी ज़रा बच्चों को बता दूं। फिर ये बात मैं आपकी इधर से ही रद्द कर दूंगा। अब आप इधर आए, इधर आए, अब आप इधर आए सर। ये देखें ये कौन सी अटेम्प्ट है, ये ऑटम 22 है। कौन सी अटेम्प्ट है भाई? इसमें देखें ज़रा, ये IAS 7 में से कितने मार्क्स का पेपर आया। और ज़रा अगर अल्लाह ने आपको सही वाली आंखें दी हैं तो नीचे आके देखें। ओहो हो, कैश फ्लो बेटा जी। अब आप इधर आए ज़रा, NPO पे आए, बताएं जी इस अटेम्प्ट में NPO में से कितने मार्क्स का पेपर आया जी। जी मेरे भाई 15 का इसमें से आ गया, 10 का इसमें से आ गया। एग्जामिनर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। इससे पिछले अटेम्प्ट में चले जाएं जिसका नाम है जी स्प्रिंग 2022। सर कितने मार्क्स का पेपर आया जी? IAS 7 यानी कैश फ्लो में से 8 मार्क्स का। इधर कितने का आ गया? 10 का। तो दोनों में टेस्ट किया, दोनों में टेस्ट किया। इधर नहीं किया, इधर एक को किया। तो इस दफ़ा आपने वो जी, इस दफ़ा कुछ भी किया जा सकता है, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है। और ये जो आपकी बात है कि सर कितने सवाल आएंगे, तो ये भी देखें ज़रा, इस दफ़ा उसने 4 सवाल तकरीबन दे दिए इसमें से। मेरी बात समझे हैं? 4 नहीं, मेरा ख्याल है इसके साथ मर्ज किया होगा उसने। अच्छा जी, पिछली अटेम्प्ट में अगर देखा जाए तो 2 सवाल थे, इस अटेम्प्ट में 3 थे, और इसमें कितने थे? ओके है, वो सही है भाई। तो ये भी ICAP की एग्जामिनर की मर्जी है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सवाल जो हैं वो 8 आते हैं। आजकल 8 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। अच्छा जी, ग्रिड बी पे आए सर। ग्रिड बी पे आए जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो था उसमें से उसने कुछ MCQs पूछ लिए थे, और रेशियोज में से 15 मार्क्स का आया, और IAS 33 में से कितने का आया? 10 का। इधर आए भाई, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से 4 नंबर का पूछा, इधर कितने मार्क्स का पूछ लिया? 10 का। और इधर कितने का जी? 10 का। यानी उसने तीनों को टच कर दिया। इधर आए सर भैया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में से 7 नंबर का पूछा, सीधे सीधे सवाल होते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के। और सर रेशियोज में से नहीं पूछा, IAS 33 में से कितने का पूछ लिया? इधर 15 का इधर ही पूछा, इधर से कुछ नहीं पूछा उसने। ठीक है सर। लेकिन अगर आप रिसेंट वाला उसका ट्रेंड देखें तो कोशिश कर रहा है कि हर में से, अच्छा पिछली दफ़ा ना NPO में से उसने सवाल नहीं दिया, लेकिन MCQs अच्छे खासे 3 MCQs दे दिए थे उसने। NPO में से 3 MCQs दे दिए थे, मेरा ख्याल 4 मार्क्स के। तो वो किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहा। ICAP एग्जामिनर ये चाहता है कि जो जो चीज़ें सिलेबस का पार्ट है सारी की सारी मैं टेस्ट कर लूँ। ठीक है सर। ग्रिड C पे आए ज़रा सर। ये कौन से वाले थे भला जी? ये कौन सी? ये मेरे भाई था IAS 20, IAS 16, सही है सर। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, ये वाले स्टैंडर्ड्स थे सर। पिछली टर्न में देखें IAS 16 में से सवाल आया। अगर आप ये देखें जरा, IAS 16 के आगे 17, पिछली टर्न में 17, उससे पिछली में 20, उससे पिछली में 18। आप ये देखेंगे ये वाला तो हर दफ़ा ही टेस्ट कर रहा है IAS 16। अच्छा, इसके अंदर पता क्या होता है? सिर्फ IAS 16 में से सवाल नहीं देता, इसके अंदर अदर स्टैंडर्ड्स को मिक्स करता है। ठीक है भाई, मिक्स अचार होता है ना, इस तरह बाकी स्टैंडर्ड्स को इसके अंदर घुसेड़ता है। वो IAS 23 को भी इसके अंदर लेके आ सकता है, IAS 20 को भी लेके आ सकता है, IAS 40 को भी, और IAS 36 को भी। लास्ट टाइम उसने IAS 40 को इसके अंदर घुसेड़ा है। ठीक है सर। 3 स्टैंडर्ड का मिक्सचर भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। परेशान नहीं होना आप लोगों ने, लिंक करेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ों को सर। उसके बाद IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट, 7 नंबर का सवाल आया। ये तो उसका फेवरेट है, पिछली दफ़ा 8 का, पिछली दफ़ा 7 का, सही है। अच्छा जी, IAS 23 6 मार्क्स का सवाल आया, सही है सर। और 36 और 40 का सेपरेट कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। भाई बात समझे? 36 और 40 का सेपरेट कोई सवाल नहीं आया। तो इंपॉर्टेंट सेपरेट सवाल के लिए याद रखिएगा ये दोनों। अच्छा, पिछली टर्म में आए, उससे पिछली में IAS 20 में से 20 का आया, इसमें से उसने मिक्स किया हुआ था सवाल, और इधर IAS 36 में से 8 नंबर का सवाल दे दिया उसने। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो इस वाली ग्रिड में से ना वो तकरीबन 3 सवाल देता है। ये C वाली ग्रिड में से कितने सवाल दे देता है? 3 सवाल दे देता है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों, जो B ग्रिड है उसमें से 2 भी आ रहे हैं और 3 भी आ रहे हैं। भाई बात समझे हैं जी? अगर 3 इसमें से आगे, 2 इसमें से आगे, तो इसका मतलब है फिर इसमें से 3 दे सकता है। बात समझे हैं भाई? और समझे हैं बात? अच्छा जी, अब आप आ जाएं पेपर पैटर्न की तरफ। सर क्वेश्चन पेपर कैसा होता है?
क्वेश्चन पेपर वैसा ही होता है, नॉर्मल सफ़ा होता है, उसके अंदर ऊपर सवाल लिखे होते हैं, प्रिंट करके आपको दे दिए जाते हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ये अगर समझाने की कोशिश करूं, जी जी वो बताते हैं। अच्छा मेरे भाई जहां से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ वहां से शुरू करना है आपने, ठीक है? हाँ जी। अच्छा पेपर कहाँ से शुरू करना है उसके उसके बारे में तो इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी ना। अच्छा अब आप इधर आए जरा, अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं सर, ये मैंने स्प्रिंग 23 का पेपर ओपन किया अभी, ठीक है जी? इधर आए भाई, इधर आए इधर। सॉरी 9 सवाल है, 9 सवाल, 9 8 गलत बोल गया मैं जी। कहता है जी आंसर ऑल 9 सवाल, यानी कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, सारे सवाल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। कहता है जी ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। और बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो बार बार आपको उस्ताद जो हैं वो बताते हैं भाई कि हर सवाल का जो एक तो है ना, हर सवाल को नए सफ़े से शुरू करना, दूसरा उसके हर पार्ट को भी नए पेज से आपने स्टार्ट करना है। आपने आई के आपके पर्चे वो जो सफ़े हैं वो बचा के कोई नाम नहीं लेना आई के ऐप से कि मैंने आपकी बचत की है। सही है सर, ये बचत प्रोग्राम वाला इनाम नहीं है इधर। आपने कोशिश करनी है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 पार्ट्स हैं तो तीनों पार्ट्स को आपने सेपरेट सेपरेट करना है। भाई बात समझे हैं? तो सर एमसीक्यूज़ के बारे में क्या ख्याल है? एमसीक्यूज़ के बारे में मेरे भाई इधर आए ज़रा। एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है एमसीक्यूज़ का। अब उसने बच्चे अब गलती क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे ही है सर। जब जवाब दे रहे होते हैं ना तो अपनी मर्जी से पहले का ए दूसरे का बी, सर उसने तो इस तरह लिखने को कहा ही नहीं है आपको। इधर आए जरा, उसने क्या कहा है, ये रोमन में लिखना है सर आपने। बात समझिए, छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपको पता नहीं होती और जो एग्जामिनर है माइंड कर देता, माइंड करता है जी। एक सवाल होता है मतलब उसके मतलब जो दी होती है जी जी एक साथ दिया होता है आपने हर पार्ट को सेपरेट सॉल्व करना है। नहीं, आपने फिर भी सेपरेट ही सॉल्व करना है। इस तरह का एक सवाल है, अगर आप देखें IS 23 बोरोइंग कॉस्ट में एक सवाल है, 8 नंबर का सवाल है, ठीक है? वो उसके अंदर दिया हुआ इस तरह, उसने ए और बी पार्ट दोनों के 8 नंबर दिए हैं, तो उसको दोनों को आपने सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। पास पेपर का सवाल है ये। अच्छा भाई इधर देखें जरा, ये बात समझ आई आपको? अच्छा अब इसमें ये जो 9 सवालात हैं इसमें एक है सेक्शन ए, ठीक है सर? ये है जी सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 परेशान हो गए हैं पास पेपर्स को देख के। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे किए हुए हैं क्लासेस में आपने। अच्छा जी, ये हैं जी 6 सवाल सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी पे आए, ये सेक्शन बी है, सही है सर? इसके अंदर देखें जो सवाल आते हैं ना वो थोड़े लेंथी होते हैं सेक्शन बी में। वो कौन से सवाल होते हैं जी? लेंथी होते हैं। इधर आए, ये सवाल 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सर ये 18 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाए जी, ये है भाई 17 मार्क्स का। भाई बात समझे? यानी इसमें थोड़े लेंथी सवाल हैं। क्या हैं? लेंथी सवाल। मेरा मशवरा है, सही है, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे जैसे आप। अच्छा एक बात है, अगर क्लास के अंदर मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो कि कन्फ्लिक्टिंग बात हो जिधर से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपने फिर उन उस्ताद मोहतरम को रिस्पेक्ट देनी है और उनकी बात को मानना है जिनसे आपने पढ़ा है, ठीक है भाई? अगर मैं कोई ऐसी बात क्लास में कर दूं कि जो मेरी बात का और उनकी बात का कन्फ्लिक्ट आए, तो फिर आपने उनकी बात को प्रेफरेंस देनी है। भाई बात समझे हैं? जैसे जैसे उन्होंने आपको पढ़ाया। अच्छा जी, अब भाई मेरा मशवरा इसमें यह है, शुरू हमेशा छोटे और आसान सवालों से कर लेते हैं। तो सेक्शन ए वाले सवाल तो ज़रा पहले कर लीजिएगा, ठीक है सर? सबसे पहले तो आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? सबसे पहले आपने कौन से वाला सवाल अटेम्प्ट करना होगा? एमसीक्यूज जी। बात समझिए जी? सबसे पहले इंशाल्लाह जो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे जो एग्जामिनर आपको देगा, भाई उसमें आपने सबसे पहले 15 मिनट में इंशाल्लाह हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। अगर आपने साथ साथ पढ़ी हुई है, क्लासेस नहीं है, आपने 15 मिनट में फड़का देने एमसीक्यूज। आपका कॉन्फिडेंस देखें, अब पीछे आपके पास 3 घंटे हैं और आपने 10 नंबर का पेपर कर लिया हुआ है। आपने सिर्फ निशान ही लगाने हैं ना, आप 5 मिनट में लगा लेंगे इंशाल्लाह। सॉल्व आपने पहले ही कर लिए होंगे, सारे सॉल्व करने वाले भी नहीं आते, कुछ कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं। फिर उसके बाद तकरीबन 2 घंटे 55 मिनट में आपने 90 नंबर का पेपर सॉल्व करना होगा। आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। भाई बात समझे हैं कि नहीं?
ठीक है। उसके बाद फिर खुद देख लीजिएगा कि सेक्शन ए में से कौन से वाले सवाल ऐसे हैं जो कि आपने जो है वो पहले करने, कौन से बाद में। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये वाला सवाल जो है ना ये आता है IAS 16, IAS 23, IAS 20, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इनको मिक्स करके आता है। ये नॉर्मली आखिरी सवाल होता है, इस पे बच्चों की अच्छी ग्रिप होती है और कुछ बच्चे डर जाते हैं इतना लंबा क्वेश्चन देख के ना कि यार ये तो मेरे से सॉल्व ही नहीं होगा। हालांकि ये आसान सवाल है। क्या है? आसान सवाल है। बात समझे हैं? अच्छा जी, अब मेरे भाई आप आ जाएं ज़रा, मैं अब अटेम्प्ट ओपन करता हूँ। नहीं सॉरी, एक चीज़ आपको और भी बतानी है। जो बच्चे डरे हुए हैं ना कि सर इस पेपर का तो रिजल्ट ही बहुत डाउन है, उसकी रीज़न आपको बताता हूँ ज़रा जी। उसकी रीज़न क्या है, इतना पुअर रिजल्ट क्यों आता है? सर देखें ज़रा, ये कितने परसेंट रिजल्ट है यार? कितने परसेंट है जी? 22%। अच्छा, मुझे किसी दिन टाइम मिला ना तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि बच्चे किन सवालों के बारे में ना परफॉर्म नहीं कर पाते पेपर में, किस में उन्हें ज़्यादा मुश्किल होती है जी, ये भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, ये तरह पढ़िएगा, कहता था करंट रिजल्ट। ये करंट रिजल्ट, ये मैं किस अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ? स्प्रिंग 2023 की। ये पिछली से पिछले अटेम्प्ट की। कितना था भाई? 22%। कहता इज फेयरली कंसिस्टेंट विद द प्रीवियस रिजल्ट ऑफ 25%। कहता ये कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आई, फ्लक्चुएशन नहीं आई। पिछली दफा भी कितना था? तकरीबन इसके बराबर बराबर ही था, कंसिस्टेंट ही है। कहता एवरेज रिजल्ट कितना है पिछले 3 सेशन का? मतलब इसका मतलब है पिछली 4-5 अटेम्प्टों से रिजल्ट इतना ही आ रहा है, 22, 24, 25, जो कि बड़ा पुअर है। अबाउट, अब रीजन सुनिएगा। कहता अबाउट 2/3। कहता 100 में से 2/3 का मतलब है 67। कहता है जी ऑफ द एग्जामिनीज फॉर दिस पेपर गॉट द एग्जाम्शन फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग। कहता उनकी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग क्या है? ड्यू टू द ट्रांजिशन टू द न्यू स्कीम। जब ये नई स्कीम आई ना तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अकाउंटिंग को लेके PRC के अंदर, सही है सर, तो उनको क्या कहते हैं उधर से एग्जाम्शन मिल गई। सही है भाई, बात समझे हैं? कहता वे तकरीबन 67 बच्चे ऐसे थे, 2/3 का मतलब 67% होता है। 67% बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग क्या है भैया? एग्जाम थी। तो सर जब वो वाले बच्चे पेपर में पेयर होंगे जिनकी काउंटिंग एग्जाम्ट है तो ऑटोमेटिकली उनके रिजल्ट नीचे आएगा, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं है। भी बात समझे हैं? ये बात सिंपल है ना, क्योंकि उन्होंने काउंटिंग ही नहीं पढ़ी हुई। जब काउंटिंग नहीं पढ़ी तो भैया क्या उसका नाम है FAR 1 में मुश्किल पेश आई, उस वजह से पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। कहता जी एंड द पासिंग रेशियो फॉर दीज एग्जामिनीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ अदर एग्जामिनीज। अच्छा, अब पता करते हैं थोड़ा सा कि कितनी लोअर है। कहता जी द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जामिनीज वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इधर नीचे उसने कई रीजन वो नंबर भी बताया हुआ था, चलें किसी और में देखते हैं। अच्छा, अब आप आए जी ऑटम 22 पे आ जाए। ऑटम 22 में आए, कहता जी इसमें रिजल्ट कितना था? 25%। पिछली अटेम्प्ट में कितना है? उससे पिछली में 23%। कहता था रिजल्ट ऑफ एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग वाज। कहता जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ी हुई थी, इसलिए हम पीटते हैं कि भाई अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंट्रो एग्जाम्ट होती है, उनसे हम इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई पढ़ लो, क्लासेस में बैठो, कोई मसला नहीं है, लेक्चर लेते रहो, ठीक है, टेस्ट बेशक ना दो, वैसे तो अच्छी बात है टेस्ट देना, नहीं मानते बच्चे फिर भी। तो अब आपके सामने ये वजूहात हैं। अब आप सीनियर्स हैं तो सीनियर की बात ना बच्चे वैसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, उस्ताद की बात नहीं बच्चे इतनी मानते जितनी सीनियर की बात मानते हैं, ठीक है। तो आप लोग सीनियर अच्छे मशवरे दिया करें बच्चों को, उन्हें बताएं कि भाई इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ लो, खुदा का नाम है पढ़ लो, ये सीख लो बेसिक्स, ये आगे FAR 1 में काम आनी है। अच्छा जी, कहता जी जिन्होंने काउंटिंग पढ़ी थी उनका रिजल्ट कितना है? 40% इज वेरी गुड नंबर। 40% क्या है भाई? बड़ी अच्छी परसेंटेज है पासिंग की, अच्छी परसेंटेज है। अच्छा जी, कहता एज कंपेयर टू 21% फॉर एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर ऑब्टेनिंग। आप दोनों में फर्क देख लें, आप दोनों में फर्क देखें भाई। जब ज्यादा बच्चे वो होंगे जिनकी काउंटिंग एग्जाम्ट है तो जारी सी बहुत सिंपल सी बात है, तो भैया फिर उनका नंबर ज्यादा होगा ना फेल होने का। तो इस वजह से ये पेपर की ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाती है? लो हो जाती है। बात समझ आ रही है? अब जो बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उन्हें कहते हैं यार आपने इतने ये बेसिक्स वाले लेक्चर्स ले लें, इंशाल्लाह आप बेहतर फील करेंगे। भाई कोई बच्चा ऐसा बैठा है जिसकी काउंटिंग जिसने आज तक पढ़ी नहीं है, आप तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह होगा, तुम्हें तो बेसिक्स तूने लेक्चर ले लिए ना कुछ ना कुछ,
तो अगर आपके बेसिक्स ठीक है तो इंशाल्लाह ये वाला पेपर आप क्या कर लेंगे, पास। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जिसने काउंटिंग पढ़ी नहीं है वो कभी पेपर पास ही नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है। उसका हल फिर हम बता देते हैं बच्चों को कि आपने फलां 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 लेक्चर्स ले लेने हैं, इंशाल्लाह पेपर पास कर लेंगे। अच्छा, अब आप इधर आए, अब आप आए जी स्प्रिंग 22 पे। जी स्प्रिंग 22 पे आए, स्प्रिंग 22 क्या कहती है जी मेरे मासूम दोस्तों? स्प्रिंग 22 में आए, स्प्रिंग 22 का रिजल्ट देखिएगा। ये मैं आज आपको ना आधा पौना घंटा इस पे लगवाना चाह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ना ये जितने भी शक शुबहात हैं ये ख़त्म हो जाएं और क्लैरिटी के साथ आपके जितने 22, 25 या 26 दिन रह गए हैं पेपर्स में उसको फोकस के साथ पढ़ें। आपको पता हो कि भाई इस पेपर में असल में फेलियर की वजूहात हैं क्या। एवं डरना नहीं है आपने कि यार 21 दफ़ा कोई स्टूडेंट माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं क्लास में, वो सारे टेस्ट भी देते हैं, क्लासेस भी लेते हैं, लेकिन डर अभी भी ख़त्म नहीं होता। बच्चे आते हैं, मिलते हैं, सर देखें 21%, 20% रिजल्ट आ रहा है, तो सर अगर मैं इसी तरह करता रहूँ तो पेपर मैं पास कर लूँगा कि नहीं कर सकता? सर मैं तो नहीं फेल हूँगा। तो भाई ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है, बेसिक्स, आप इंशाल्लाह इजीली पेपर पास कर जाएंगे। इधर आए सर इस अटेम्प्ट का रिजल्ट कितना था? ये आखिरी क्लासेस में ना मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा वो एनालाइज करवा दूंगा, ये सारी बातें वो एंड पे बता दूंगा, ये जो मैंने इधर बुक किया हुआ काम सारा। अच्छा जी, कहता है जी 23% रिजल्ट है और कहता है जी पिछली दफा कितना था? 31। कहता है रिजल्ट ऑफ एग्जामिनीज हु अटेम्प्टेड दिस पेपर आफ्टर पासिंग इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग, कितना भाई उनका? 42%। एक बड़ा अच्छा नंबर है 42%। सीए के अंदर 42% का नंबर एक बहुत अच्छा नंबर है भाई। कहता है जी एज कंपेयर टू 17% फॉर एग्जामिनीज हु अपीयर्ड इन दिस पेपर आफ्टर ऑब्टेनिंग एग्जामिनेशन इन इंट्रोडक्शन टू। जी फर्क नजर आ रहा है भाई? कितने परसेंट का फर्क है? 25% का फर्क है दोनों में। भाई बात समझे हैं? भाई समझे हैं बात? ये तो मैंने वो परसेंट बताई जो प्लस माइनस करके बताई, ओरिजिनली परसेंटेज निकालूं तो पता नहीं क्या बनेगी। जी जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग का पेपर जिनका एग्जाम था, जिन्होंने यानी नहीं पढ़ी, अच्छा कुछ बच्चे ऐसी होती हैं वो क्लासेस ले लेते हैं फिर उसके बाद FAR 1 में आके बैठते हैं, तो उसका मतलब है उन्होंने काउंटिंग पढ़ी हुई है। अच्छा जी, उनका नंबर है जिन्होंने नहीं पढ़ी 17% और जिन्होंने पढ़ी उनका कितना है जी? कुछ क्लियर हो रहा है कि इस पेपर में फेलियर की वजूहात क्या हैं? भाई कुछ समझ आ रही है तो आप परेशान नहीं होना, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस रखना है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलें, ये तो सारी बातें वो थी जो आपको पेपर पैटर्न के बारे में थोड़ा सा आशना करना था। जी आशना हो गए हैं भाई आप लोग? अच्छा, ये पेपर, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये इंशाल्लाह मैं आपको ना ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा। ये वाला, ये जो अभी मैंने आपको पेपर एनालिसिस वगैरह, इसकी पिक्स ना लें, मैं इसमें क्या उसका नाम है वो शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब जो नए बच्चे आए हैं ये तो उसमें अब इस टाइम पे ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एक लिंक सेंड कर देते हैं, आप उसके थ्रू ना ग्रुप ज्वाइन कर लें फिर, ठीक है? अच्छा जी, उसमें फिर ये फाइल शेयर कर देंगे। अच्छा, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है जी NPO। क्या करना है? NPO जी, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी अभी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं एक आधे मिनट के बाद। ये इधर ही बंद कर दें।